कैलाश के बारे में कि कैलाश पर्वत जो है जैसे एक सिस्टम होता है, उसका मदरबोर्ड जो होता है वही कंप्यूटर को चलाता है। शिव को महाकाल बोला गया है। महाकाल क्यों बोला गया? आप नॉर्मल लेवल पे रहते हो तो वो आपका प्रेजेंट रहता है। तो एक चौंका देने वाली अगर आपको कुछ बातें पता चली हो अपनी रिसर्च के दौरान। ऑरा की बात करें तो किसी की ऑरा या किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं है। एक चीज़ जो इन दोनों को कनेक्ट करती है वो है रेजिडेंसी। देखिए, रेस में जीतता वही है जो सिर्फ आगे देखता है। आजकल एक बहुत बड़ी डिबेट चली है कि रेंट करना चाहिए या खरीदना चाहिए। रेंट करके SIP में, इन्वेस्टमेंट्स में पैसे सेव करो। तो रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से इस पे आपके क्या विचार हैं? वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ द लखनऊ स्टोरीज पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जुड़े हुए हैं। नॉट ओनली इज़ ही अ सीरियल एंटरप्रेन्योर बट ऑल्सो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ इन्होंने 9 साल काम किया था। फिर वे PVR जैसी बड़ी कंपनी का हिस्सा बने और फिर बिजनेसेस अपने स्टार्ट करने शुरू किए। तो रिटेल, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, क्या कुछ इंडस्ट्री में इनने अपना छाप नहीं छोड़ा। बट नॉट ओनली दिस, ही इज़ ऑल्सो रिटन अ बुक ऑन कैलाश मानसरोवर। ये टेलीपैथी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत स्पिरिचुअली मोटिवेटेड है। बहुत इनको रिलीजन का नॉलेज है। विशाल यादव जी, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू। वेलकम टू द पॉडकास्ट। विशाल जी, वेलकम टू द लखनऊ स्टोरीज पॉडकास्ट एपिसोड 5। जैसे आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट में अभी तक हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी कवर की है और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। एंड just talking about you, you know, you're such a multifaceted personality. आप एजुकेशन में काम कर चुके हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, फिर आपने अपने इतने सारे डाइवर्स बिजनेसेस भी खोले हैं। तो सब पे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से। मैं आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रही थी और आपने मेंशन किया यू वर बॉर्न इन लखनऊ, यू वर ब्रॉट अप इन लखनऊ। तो आपकी पैदाइश यहाँ की है, आपकी जो शुरुआत के कुछ साल है वो यहाँ के रहे हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए। इनिशियली देखिए, पैदाइश तो मेरी शाहजहांपुर की है, लेकिन एजुकेशन और ब्रॉड एंड बैंड मतलब स्टार्टिंग मैंने यहीं से की। मतलब पहले क्लास से लेके अभी तक की ग्रेजुएशन जो भी है वो लखनऊ से किया। मैंने स्कूलिंग राजीपुरम से की, एक स्कूल था उससे की। फिर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी कहते हैं आगे फर्दर स्टडी की। एजुकेशन के साथ साथ में ही मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी। मैंने PVR पहले ज्वाइन किया एज अ एंटरटेनमेंट कंपनी थी, उसमें ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद मैंने एजुकेशन सेक्टर किया, वहाँ 9 ईयर्स सर्व किए। 9 ईयर्स सर्व करने के बाद फिर मेरे को लगा कि मेरे को अपना भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने तब अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए। 2019 से लेके अभी तक के नए नए वेंचर्स ओपन कर रहे हैं। मेरा ये एम है कि जितने मल्टीपल बिजनेसेस हमारे रहेंगे उतना बेस्ट है। और मैं इसके रोल मॉडल मानता हूँ रतन टाटा जी को, जिनके मल्टीपल बिजनेस है। तो मैं वो सोचता हूँ कि इसी तरह से हमारे मल्टीपल बिजनेसेस ग्रो करते रहें और जितने सेक्टर मैक्सिमम हो सके उतने को आपने कवर कर पाए। ये मुझे आपकी बात याद दिलाती है कि जैसे भी हम कहीं इन्वेस्ट करने जाते हैं, हमें हमेशा कहता जाता है कि डाइवर्सिफाई योर होल्डिंग्स। तो एक तरह से आप भी अपनी होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई ही कर रहे हैं ताकि रिस्क आपका पूरा हेज हो जाए। एंड जो भी इकोनॉमिक स्टेटिस हो, जो भी स्थिति हो, बट यू आर ऑलवेज यू नो एट द टॉप ऑफ योर गेम। सो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। जैसे शेयर्स की मैं बात करूँ, आपको बोल करूँगा, जो शेयर्स की बात है, शेयर वो बेटर होते हैं जो सिंगल कंपनी में नहीं होते, मल्टीपल कंपनी होते हैं। टॉप 50 निफ्टी है, इस पे आप जब इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कम रहता है आपको। तो मेरा ये रिस्क नहीं है, मेरा तो ये एम है कि मैक्सिमम जितने हमारे वेंचर्स हो सकें हम उस पर इस्टेब्लिश करें। अब ये पहला मेरा मतलब मैं पहला जनरेशन हो सकती है, नेक्स्ट जनरेशन आए, थर्ड जनरेशन जब हमारी आएगी तो हम कहीं ना कहीं 100+ वेंचर्स को लेके चल रहे हैं। That's a big number and it's very ambitious and that's also very interesting. But अगर 100 को हम पहले स्टार्टिंग पे आते हैं, अगर मैं 5 से स्टार्ट करूं, आपके बहुत सारे बिजनेसेस हैं आज की डेट में, बट अगर जो 5 सेक्टर्स में आप अभी स्प्रेड आउट हैं, मैं बात करूं चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, रिटेल हो, हेल्थ हो, कुछ अपने बिजनेसेस के बारे में बताइए। अपने पहले बिजनेस आपने कैसे शुरुआत की? और जैसे आपने कहा आप पहले जॉब सेक्टर में थे, तो हर एक इंसान जो नौकरी करता है 9 to 5 अपनी फुल मेहनत करता है, फिर घर आके थक के टूट के हार जाता है, उसकी लाइफ में एक मोमेंट आता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं इससे मूव आउट करूँ। फिर चाहे कॉर्पोरेट में आप ऊपर से ऊपर पोजीशन पे क्यों ना हो, तो क्या आपके लिए एक वो मोमेंट था कि
आपको इंस्पिरेशन है कि अब मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए? एक्चुअली इनिशियली क्या है, कोई भी आप जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो प्राइवेट सेक्टर हो, करनी चाहिए, हर पर्सन को करनी चाहिए। जी। नॉलेज आती है, नया एनवायरनमेंट मिलता है, प्लस पंक्चुअलिटी मिलती है। जब आप अपना सेल्फ बिजनेस इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हो तो आप ये सोचते हो कि मेरा बिजनेस है, मैं जब मन हुआ तब चलेगा, जब मन हुआ तब चले आए। ऑफ कोर्स। पंक्चुअलिटी और ये सब चीज़ सीखनी है और नया डेवलपमेंट सीखना है तो कहीं ना कहीं आपको जॉब करनी पड़ेगी। मैंने नियर अबाउट 10 to 12 ईयर्स वर्किंग की है। 10 to 12 ईयर्स में एक टाइम ऐसा लगा कि नहीं, ये टाइम अब हो गया, और जॉब करके कभी आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी। जॉब करके आप एक प्रमोशन के चक्कर में रहते हो कि मेरा ये प्रमोशन होगा, वो होगा, आप 100-200% अपना देते हो, लेकिन एफर्ट नहीं है। फिर एक टाइम ऐसा लगा मेरे को कि मैं इस लेवल पे हूँ कि मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो 2019 से मैंने अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए। पहला बिजनेस हमारी एक कंपनी है IMU प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की FMCG प्रोडक्ट की, जिसमें हमने ब्रांडिंग अच्छे लेवल पे और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने ब्रांडिंग की है। हमने इंटरनेशनल मॉडल्स भी लिए, उसमें भी हायर उनका भी ब्रांडिंग का यूज़ किया। उसके बाद फिर हम आए प्रॉपर्टीज़ ऑन व्हील, क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस थोड़ा सा प्रॉपर्टी से था। तो वो प्रॉपर्टी अब ट्रेडिशनल बिजनेस ना लेके हमने उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ले गए। तो हमने एप्लीकेशन लॉन्च की, और उस एप्लीकेशन में सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही नहीं, मतलब सेल परचेज होती है, हम 13 to 14 सर्विसेज देते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में छोटे एग्जांपल, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, फिटर, पेंटर, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी सर्विसेज देते हैं। मतलब ऑन अ सिंगल क्लिक यू गेट एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेस। इधर आप ये कॉल करके कर सकते हो या हमारे एप्लीकेशन पे उसको आके अपना चीज़ें जो रिक्वायरमेंट वो डाल पोस्ट कर सकते हो। वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं, जो भी वेंडर्स हैं कंपनी के या बाहर के जो वेंडर्स हैं, वो डायरेक्टली फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं, वो फिर आपको कोटेशन देते हैं। हमारे बेस्ट ये तरीका है कि पहले वो कॉल करने से पहले पूछेंगे क्या चार्जेस है, आपको लगता है कि फिजिबल है, ये बंदा फिजिबल है, उसकी रेटिंग अच्छी है, तो फिर आप उससे वर्क करवाते हैं। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया कुछ फैमिली बिजनेस हमारे, जैसे ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी है, फैमिली मार्ट है, इस पर हमने फोकस किया। फिर हमने एक स्कूल का पार्ट है हमारा, अभी स्विमिंग पूल हम कर रहे हैं, स्विमिंग पूल है हमारा, जिसमें ट्रेनिंग देते हैं छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको, क्योंकि मेरे को लगा कि मल्टी एक्टिविटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और हम भी उससे रिलेटेड हैं कि भाई अपने लिए हम टाइम देते हैं, टाइम ये देते हैं कि मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट है कि या तो स्विमिंग कीजिए, वो फुल बॉडी एक्सरसाइज आपके लिए होती है। आप 15-20 मिनट्स भी देंगे तो आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती रहेगी, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर बैक। मैं हाल में अली फजल का एक इंटरव्यू देख रही थी, और वो एक लखनऊ के लड़के हैं, आप एक लखनऊ के लड़के हैं, आप यहीं पे पले बड़े हैं। एंड उन्होंने एक बात मेंशन की जो मुझे बहुत स्ट्राइक की, कि लखनऊ के जो लड़के होते हैं उनकी आदत में बैठना बहुत होता है, बैठेंगे फिर जाएंगे काम करेंगे। आप तो LU में पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे आपने ऑल योर ग्रोइंग अप ईयर्स हैव बीन हियर, तो क्या वो स्पॉट्स थे जहाँ आप अपने दोस्तों यारों के साथ बैठा करते थे? देखिए, बैठने के दो तरीके थे, या तो किसी गार्डन बैठ जाए, या दूसरा तरीका था वो कहते हैं सुट्टा चाय अड्डा। तो जैसे उस टाइम की बात करें और अब की बात करें, उस टाइम 2-3 ही चाय स्पॉट थे। एक KKC आपका बात कर लीजिए चारबाग के पास, दूसरा आपका दैनिक जागरण चौराहा, तीसरा आपका चारबाग, या फिर कहते हैं चौथा चौक। इन्हीं ये पर्टिकुलर हमारे चाय अड्डे थे या सुट्टा अड्डा था जहाँ हम लोग जाते थे। और रात में, जैसे मैं पहले PVR में भी काम किया, तो नाइट शिफ्ट होती थी, 2 बजे 2:30 बजे घर नहीं जाते थे, पहले हम लोग जाते थे चाय पियेंगे, जिसको सुट्टा करना है सुट्टा लेता था, और बंद मक्खन और चाय हमेशा फेमस थी। आज भी जाइए वही टेस्ट मिलता है, बंद मक्खन आज भी मिलता है, आज भी लोग उसी तरीके को इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर चीज़ें और बढ़ गई हैं, पर्टिकुलर वेंडर्स और बढ़ गए हैं, लेकिन जो पुराने हैं उनका टेस्ट आज भी सेम है, बिल्कुल क्लासिक। और क्या अभी भी आप जाते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे? बिल्कुल, टाइम मिलता है तो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन कुछ ये है, अब स्पॉट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, अब सिर्फ पर्टिकुलर स्पॉट में नहीं है, और भी स्पॉट्स हैं जहाँ हम लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। विशाल जी, अगर आपके पहले बिजनेस की ओर हम वापस आए, आपने स्टार्टिंग किया क्लीनिंग प्रोडक्ट से, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जहाँ पे आपने काम किया है, वो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में रहा, तो ये काफ़ी एक ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ? नहीं, एक्चुअली ये शिफ्ट नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया कि आपसे पहले भी डिस्कशन हुआ, ये चीज़ें मतलब ये कह रहे हैं लूप में है। मेरे एजुकेशन सेक्टर, जैसे स्विमिंग पूल मैंने बताया, तो ये पार्ट है एक स्कूल का, तो ये एजुकेशन सेक्टर आ गया। दूसरा रहा मैंने एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट में कुछ चीज़ें हमने की हैं, लेकिन वो बियॉन्ड द स्क्रीन की हैं, मतलब अब मैं डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता, कुछ हमारी मूवीज़ भी हैं, कुछ उसमें सॉन्ग्स भी हैं। प्लस उसके बाद क्या है कि अभी हमारी नेक्स्ट जो प्लानिंग है एंटरटेनमेंट में, हम एक छोटे छोटे कहते हैं मल्टीप्लेक्सेस टाइप का,
ओपन में है, लेकिन वो अभी फर्दर प्लानिंग में है, तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो इसलिए मैंने आपको अभी डिस्क्लोज नहीं किया थी जी। तो वो चीज़ को लेकर चल, देखिए कोई भी एक्सपीरियंस होता है किसी तरह का वो वेस्ट नहीं होता, बस इस पर डिपेंड करता है कि जैसे जो लोग मिलते हैं आप चीज़ों को सुनो, उनसे समझो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, फिर उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एब्जॉर्व कर रहे हो, समझ रहे हो। तो वो जब मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मैंने बताया कि जब आप जॉब करते हो तो आपको आजकल वो जॉब नहीं रही कि आपने कुछ डेस्क वर्क करना है तो डेस्क वर्क करने का। आजकल अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो हर तरीके का काम करना है। अगर बॉस ने बोला मैं चाय ला के दे दूँ तो आपको चाय भी ला के देनी है। मैंने जब इनिशियली स्टार्टिंग किया था, मैं पीवीआर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ट्रे में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न भी सर्व किए हैं। तो मेरे को कोई शर्म नहीं आती। जब आदमी जॉब करता है तो वो जब आप जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए किसी तरीके कि मतलब मेरे को हेजिटेशन हो ये सब चीज़। तो मैंने सारे काम किए हैं, तो उसी लेवल से मैं उठा हूँ, और आज भी ये है कि आगे ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और नई चीज़ सीखने। अगर कोई मेरे को आके समझाता है, चीज़ों को बोलेगा समझाएगा, तो वो ठीक है, मैं सुनता हूँ चीज़ों को। एक छोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं एक साधु जी से मिला था, तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो शायद लोगों ने नहीं सुनी होगा। अब उसमें कितना विश्वास करना चाहिए कितना नहीं विश्वास करना है, लेकिन कहीं मैंने उससे चीज़ को कनेक्टेड किया, कई और लोग से कनेक्ट। जैसे उन्होंने ये बताया, मेरे को बताया कैलाश के बारे में, कि कैलाश पर्वत जो है जैसे एक सिस्टम होता है, उसका मदरबोर्ड जो होता है वही कंप्यूटर को चलाता है। अच्छा। तो उनका ये कहना था जो पृथ्वी है उसका जो मदरबोर्ड है वो कैलाश है। वो कैलाश जो है वो पूरी पृथ्वी को ओन कर रहा है। शिव को महाकाल बोला गया है। महाकाल क्यों बोला गया? कि वो तीनों काल के पति हैं जी। ठीक। और जो वो पर्वत, उनके हिसाब से उन्होंने बताया, जो पर्वत है कि जैसे जो ऊपर चढ़ता है पर्वत पे, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जितने लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, अगर उनका हिस्ट्री चेक करेंगे तो उनकी एज बढ़ती है। ओके। तो वो मतलब फ्यूचर जाता है। आप नॉर्मल लेवल पे रहते हो तो वो आपका प्रेजेंट रहता है। और कई मूवीज़ में और कई आपने बुक्स में रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज़ बताई गई कि वहाँ पे एक अलग दुनिया है जो नीचे है। उसमें नीचे तो वो आपका पास्ट होता है, मतलब पास्ट मतलब आप बच्चे नहीं हो जाते, लेकिन वो आपकी जो कहते करंट जनरेशन को रोक लेता है। कुछ साधु वहाँ पे ऐसे ऐसे हैं जो 2-2 साल से या 100-100 साल से अभी भी जीवित हैं। आप कुंभ में इतने साधु आते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? सब लोग सर्च करते हैं, कहीं मिलते नहीं हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमने ना देखी हों, अब वो वहाँ चले जाते हों। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें आपने देखी ना हो वो ना हो। लोग जल परी का कहते हैं कि जल परी होती है, लेकिन किसी न किसी ने देखी होगी तभी तो ये नाम आया। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो आप नहीं देखते हो। अब नासा का एग्जाम्पल लो, नासा रिसर्च कर रहा है। पहले उसने यूनिवर्स में ऊपर रिसर्च की, स्काई में। अब रिसर्च कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है समुद्र के अंदर उतरने की। बहुत सी ऐसी लिमिट्स हैं जहाँ मैन पावर नहीं जा पाती है। हमारा जैसे आपका ह्यूमन नहीं जा पाता, मशीन्स हैं, लेकिन वो भी नहीं पहुँच पाती डीप में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इस यूनिवर्स में अभी भी अवेलेबल है, जिसको आप हम नहीं जानते। और जब तक यूनिवर्स रहेगी, जब तक आप रिसर्च करते रहोगे, जब तक आपको मिलती रहेंगी। एब्सोल्युटली, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। कोई चीज़ हमें दिखती नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो होती नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो हमारी भी लिमिटेशंस हैं कि हम क्या देख सकते हैं। हम सिर्फ वही समझना, हमें लगता है कि हम सिर्फ वही समझ सकते हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो बहुत आपने सटीक बात की है। और आपने कैलाश की बात छेड़ी। आई नो आप कैलाश मानसरोवर पर्वत पे किताब भी लिख रहे हैं, तो किसकी क्या शुरुआत इसी कॉन्वर्सेशन से हुई या कैसे आपने वो शुरुआत की? मेरी कन्वर्सेशन से, मतलब एक इंटरेस्ट जो होता है, मैंने बताया ना, मैं हर आदमी से मिलता हूँ, बात करता हूँ, हर आदमी का एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग रहता है। उसकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग अलग रहती है। अब जब उन्होंने बताया चीज़ें, ऐसा है कि मैं बैठा उनके साथ, 1-1.5 घंटे मेरा कन्वर्सेशन हुआ। तो उन्होंने कई चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें मेरे बारे में बताई, कुछ फ्यूचर के बारे में बताई, कुछ इस। तो ये सब चीज़ें जब मैंने उन चीज़ों को देखा, रिसर्च किया, तो उन्हीं को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बुक में लिखने की, या उनके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए जी। लेकिन ये है कि जब तक अभी वो इन ऑन गोइंग प्रोसेस है, जब तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कई चीज़ें हैं जो उसमें ऐड ऑन करेंगे और जो उनकी पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो भी रखेंगे। ओके। पर इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो जैसे आप अभी उस प्रोसेस में हैं, तो एक चौंका देने वाली अगर आपको कुछ बातें पता चली हो अपनी रिसर्च के दौरान जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च के बारे में पता चली कि जो हमारा कैलाश है वो हर एंगल से इक्वल डिस्टेंस बैठती है।
बाकी कैलाश ऐसा है कि वहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं। ओके। एक और चीज़ है कि वहाँ पे 2 ताल हैं, एक जिसमें मीठा पानी है और एक इसमें खारा पानी है। अगर थोड़ा सा फिजिक्स लेके चलेंगे तो जब हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसमें 2 चीज़ चाहिए, पॉजिटिव एंड निगेटिव। मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि हो सकता है उन 2 तालों का कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो, मेल हो उनका, है ना। हाँ। वो हो सकता है उससे कोई जनरेशन हो रहा हो। ये मैं उन्होंने मेरे को जो बताया मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि हो सकता है उन चीज़ों को जनरेट किया हो। और अब पिरामिड की बात कर ले, पिरामिड कुछ लोग कहते हैं कैलाश पिरामिड भी था। ये जो पिरामिड है अब जैसे उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके नीचे देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी या सब जनरेशन करने का सब प्रोसेस था, या बाहर से कोई आता था तो उन सब चीज़ों का प्रोसेस था। तो ये जो हम जिस चीज़ को लेकर चलेंगे, और हर मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं, सब में हर जनरेशन हर जितने लोग हैं उसको एक अलग ही लेवल पे रखा गया। जी। साइंस भी रिसर्च कर रहे हैं, अब तो उस पर चढ़ना अलाउ नहीं है, लेकिन रिसर्च सारी चीज़ चल रही है उसमें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत प्रभाव बिल्कुल रहा है बिल्कुल आपके प्रभाव रहा, साथ। जी जी बिल्कुल रहा। जी। एंड आप मेंशन भी कर रहे थे कि गीता आपको बहुत इंस्पायरिंग लगती नहीं, है। मेरे से पूछा गया कि आपको सबसे बुक्स कौन सी अच्छी पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं गीता पढूं, आप मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़िए। लेकिन जो भी आपकी बुक्स हैं जिन्होंने लिखी हैं, बुक्स लिखने में बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। जैसे मैं भी एक राइटर हूँ तो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती, समझनी पड़ती, और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नेगेटिव रहेगा, क्या पॉजिटिव रहेगा, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये सब चीज़ देखते हुए किसी ने लिखी है। आप जब पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें प्रभावित करेंगी। बिल्कुल। जी। एंड एज समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू द रिलीजन, क्या आपको लगा है कि ये जो आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं ये आपको आपकी डेली लाइफ या आपकी बिजनेस लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी इनका रोल रहा है आपको आगे बढ़ाने में, हेल्प करने में? बिल्कुल रोल रहा है। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, या बहुत से हमारे जानने वाले भी हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते, लेकिन कभी कभी हमारे पास सिचुएशन बहुत लाइफ में डिफिकल्ट आती है जिसमें आप कुछ समझ नहीं आता। एक छोटा एग्जांपल लेकर चलो, जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो किसी ना किसी, चाहे वाइन पीने लगते हैं, चाहे किसी ड्रग्स में पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इतना उन पर प्रेशर आता है। वो कुछ लोग तो ऐसे ही ओकेजनली पीते हैं अच्छे के लिए, लेकिन कुछ लोग अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए पीते हैं। जब आप डिप्रेशन में होते हो, कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं आँख बंद करते हो, 2 मिनट रोते हो, किसी ना किसी को तो याद करते हो। जिस चीज़ को याद कर रहे हो वही आपकी तो पावर करते हो, वही यूनिवर्स है जो आपको सपोर्ट करती है। आप यूनिवर्स से सवेरे मांगने लगो, यूनिवर्स मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि आप गॉड ना मानो, आप आंखें बंद करो, यूनिवर्स से मांगने लगो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो अगर प्रॉपरली है, आपके अंदर एक विल पावर है, आपने सोच रखा है, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट होता है, और वो आता ज़रूर है आपके पास कभी ना कभी। जी। जी। अगर हम रिलीजन की और थोड़ी बात करें और इसमें हम लखनऊ का कनेक्ट जोड़े, एक मैंने चीज़ की है, आजकल ऐसे दिन भी चल रहे हैं त्यौहार के, कि एक ट्रेडिशन है जो सिर्फ लखनऊ में होता है, जो बड़ा मंगल का ट्रेडिशन है, और बहुत लोगों की मान्यता है ये। हर ट्यूसडे काफ़ी टाइम के लिए भंडारे भी लगते हैं, काफ़ी लोगों की इच्छाएं पूरी भी होती हैं। तो आपका लखनऊ से जो कनेक्ट है और जो ये इसका स्पेशल ट्रेडिशन है, और भी कोई स्थल हो लखनऊ में जहाँ से आपको बहुत स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी मिलती हो, तो उनके बारे में हमें बताइए। जैसे लखनऊ में सबसे फेमस है हनुमान मंदिर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने। एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, तो हनुमान मंदिर हम लोग को जाना था, रहता था। अब तो काफ़ी चीज़ डेवलप कर गई, को नियर अबाउट 10 ईयर्स हो गया। और उसके यहाँ पे हनुमान मंदिर के साथ साथ भी बहुत चीज़ें डेवलप हुई हैं, और भी बहुत सी लखनऊ में चीज़ें हैं। जैसे अभी आप देखें रिवर के पास में एक और टेम्पल बना है, तो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है लखनऊ। जी। और आप तो इतने सालों से यहाँ पे हैं, 90s से लेके अब 2025 चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स। आपने क्या डेवलपमेंट वाइज, आप रियल एस्टेट में भी हैं, तो क्या आपने चेंजेस देखे हैं, क्या उनका प्रभाव पड़ा है? अपनी जर्नी थोड़ा बताइए। मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो पहले रियल एस्टेट में ऐसा था कि लखनऊ में लोग उतना डेवलप नहीं थे, या डेवलप थे तो एक सर्टेन परसेंट होता था कि मतलब 100 लोग में से 2 to 3 लोग ऐसे थे जो रियल एस्टेट को एक वर्क मानते थे कि हम इन्वेस्टमेंट करें। फिर धीरे धीरे जैसे डिकेज बढ़ते रहे, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी करने लगे, इन्होंने भी बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया, और अब मॉडर्न टेक्निक पे भी घर बनने स्टार्ट हो गए। लखनऊ में भी बहुत सी बाहर की कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करने लगी।
अब आप पुराने लखनऊ में और नए लखनऊ में बहुत डिफरेंस पाते हैं। अब प्लान करके सिटीज़ बनते हैं, पहले अनप्लान बनती थी। आज भी आप पुराने लखनऊ में अकेले टहल रहे हैं तो बाइक लेके नहीं जा पाएंगे। लखनऊ की जो मेजर अब नया डेवलपमेंट है उसमें बहुत से एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं। और मतलब पहले से प्लान करके, हर कोई भी काम आप पहले से प्लान करके रहोगे तो बेटर ही रिजल्ट आता है उसका। जी और एब्सोल्युटली। बाकी यहाँ पे जैसे सबसे अच्छी चीज़ तो मैं बताऊँ, थोड़ा सा वो अलग लगेगा कि अगर कुछ सीखना है तो सिर्फ मंदिर में नहीं सीखना, आपको सीखना है तो शमशान में भी जाकर सीखो। जब आदमी को लगता है कि मैं जहाँ ख़त्म होता हूँ उसके बाद क्या की लाइफ है, मेरी एक बुक है उस पर भी आ रही है, ओके। ठीक है, बियॉन्ड द लाइफ, लेकिन अभी पेंडिंग है। तो जब आप शमशान पे जाके खड़े हो गए या किसी न किसी में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है उसके बाद। फिर आपको अगर 2-4 बार जाओगे तो आपको सब ये सब चीज़ समझ नहीं आती, फिर आदमी लगता है कि लोग साधु महात्मा बनना। बिल्कुल करेक्ट है आपका पॉइंट। बट अगर आपने शमशान घाट का एग्जांपल दिया एंड लखनऊ की हिस्ट्री इससे बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि एक चीज़ जो इन दोनों को कनेक्ट करती है वो है रेजिडेंसी। बिल्कुल। बिकॉज एक तो वो हमारी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे मैं लखनऊ की पर्टिकुलरली बात करूँ, 1857 रिवोल्ट में बहुत बड़ा रोल रहा है रेजिडेंसी का, या अगर मैं नॉर्थ इंडिया की भी बात करूँ फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एक साइट भी रही है जहाँ हम अपने शहीदों को याद करते हैं, और इट्स ऑल्सो एन एक्सटेंशन a graveyard, right? But it's now also become a very popular tourist spot. So I feel like there's been a lot of investment, even real estate wise, into promoting tourism in Lucknow particularly. And जैसे आप रिवर फ्रंट का भी एग्जाम्पल दे रहे थे, एज समवन हु इज़ इन रियल एस्टेट, आपको लगे कि अब ग्रोथ कहाँ आ रहा है लखनऊ में, या चाहे वो टूरिज़्म के नज़रिए से हो, कि उसके आसपास जगह पॉपुलर हो रही हैं, लोग रहना प्रेफर कर रहे हैं, या हिस्टोरिक वे में हो या न्यू सिटी में हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? रेजेंसी की बात करें तो रेजेंसी से मेरी एक हिस्ट्री जुड़ी है। ओके। जब घर में लड़ाई होती थी साइकिल लेके सीधे यहीं आके बैठ जाते थे, पूरे दिन यहीं रहते थे, फिर मन शांत होता था फिर वापस चले जाते थे। तो ये रेजेंसी से मेरा जुड़ा हुआ है। प्लस हम लोग कॉलेज लाइफ के पास में था तो इधर हम लोग आते थे, कहते थे बंक मार के, हमने भी बंक मारे हैं, बंक मार के वहीं घूमते थे। कुछ उस टाइम थे नहीं घूमने वाले। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर अम्बेडकर पार्क बना, फिर गोमती नगर का विस्तार हुआ, फिर गोमती नगर के विस्तार के साथ बहुत चीज़ें जुड़ गई। अब स्टेडियम आ गए हैं और भी कहते अच्छे इन्वेस्टमेंट लोगों ने किए, तो लोग उधर मूव कर रहे हैं। और धीरे आप जैसे कहते हैं कि लखनऊ में मेरे के हिसाब से दिल्ली जो है, दिल्ली ओवर पॉल्यूटेड हो गया है जी। तो अच्छी कंपनीज या जो लोग लगता है कि हेल्थ वाइज सोचते हैं वो लखनऊ मूव करते हैं। नोएडा में भी धीरे धीरे पॉल्यूशन में इंक्रीज़ हुआ है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना लखनऊ में। हम रियल इस्टेट में तो हमको मालूम है कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आपका क्लाइंट है उसकी एक्सपेक्टेशन आप कंप्लीट कर ले तो बेस्ट है। और लखनऊ में बहुत चीज़ें हैं जो नई चीज़ें जुड़ रही हैं और नई टेक्नोलॉजी जुड़ रही है। हर आदमी को जो ठीक है उसको लगता है कि मेरे घर में मल्टीप्लेक्स होना चाहिए, मेरे घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए, लेकिन सबके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हमने एक अपार्टमेंट दे दिया, अपार्टमेंट बनवाया, उसमें हमने स्विमिंग पूल दे दिया कॉमन टू ऑल, हमने मल्टीप्लेक्स दे दिया कॉमन टू ऑल, हमने उसमें आपका जिम दे दिया कॉमन टू ऑल। प्लस उसके लिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्लेग्राउंड की। बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो हमने उसमें एक प्लेग्राउंड भी डाल दिया। तो ये होता है कि जब हम इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग उस साइड रोटेट करते हैं, मूव करते हैं। उनको लगता है कि एक सिंगल रूफ के अंदर हमको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। प्लस मैक्सिमम लोग जब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। जब हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं तो वहाँ गार्ड्स होते हैं, सीसीटीवी कैमराज होते हैं, तो वो 360 डिग्री आपको सारी सिक्योरिटी और सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्लस अब नई चीज़ें लोगों को रिक्वायरमेंट आती है, फार्म हाउस चाहिए, लोगों को कुछ ऐसी नई चीज़ें चाहिए जो हमारी पुरानी से हेरिटेज से कनेक्टेड हों। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट था या फिर जो भी वीडियो मैं देख रहा था, तो एक भाई साहब ने पूरा ताजमहल बनवाया है। और वो ताजमहल शायद मीटर्स में है, उन्होंने उसको कन्वर्ट किया है फिट्स में। और उन्होंने कन्वर्ट करके फिट्स में सेम ताजमहल बनाया, लेकिन वो मकबरा है और ये घर बनाया है। तो ये चीज़ें लोग क्या सोच सकते हैं, क्या हम उस पर कहाँ जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और ताजमहल का आपने बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी दिया था कि अपने टाइम पे जब शाहजहां ने बनाया था ताजमहल, वो शायद उनकी वेल्थ का 1% भी नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं एग्जाम्पल इसका बताना मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको। देखिए ताजमहल जो था, जब उनकी वाइफ डेथ कर गई थी तब बना था।
मैं जितनी भी फीमेल्स हैं या जितनी भी लोग देखेंगे इस पॉडकास्ट को, मैं उनका एक छोटा सा बताना चाहता हूँ कि जो आपके हस्बैंड है या जो भी अर्निंग पर्सन है घर में, वो पूरी लाइफ में एक घर बनाता है। वो हो सकता है वो शायद वो लोन लेके बना रहा हो चाहे कैसे भी, वो भी ताजमहल ही बना रहा है आपके लिए। ताजमहल उसने 1% भी नहीं लगाया होगा, हो सकता है 5% या 10% जो भी उनकी वेल्थ होगी, लेकिन इनकी वेल्थ भी नहीं है तभी भी इन्होंने अपनी कहते चादर को बड़ा किया और बनाया। तो ये आपको सोचना चाहिए जितने घर बने हैं वो सब ताजमहल है। लेकिन आप यही चीज़ है कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है। अगर मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है तो उस पर डिपेंड करता है ना कि वो मेरे लिए कर रहा है कि क्या कर रहा है। अब आजकल लोग निगेटिव ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। हर चीज़ को देखने के नज़रिए अलग अलग होते हैं। जी, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थॉट। बट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आप कहते हैं गोमती नगर एक्सटेंशन ये सब बहुत ग्रोइंग अपकमिंग एरियाज़ हैं, एंड पुराना लखनऊ को भी बहुत साथ में लेके चलने की कोशिश की है। जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी पढ़ाई राजाजीपुरम में, आपका रहन सहन उस समय था, तो ये जो पुराने लखनऊ के एरियाज़ हैं ये काफ़ी हद तक रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है थोड़े सैचुरेट भी हो गए हैं। तो डेवलपमेंट वाइज हम इन पुराने एरियाज़ के लिए क्या कर सकते हैं जो इन्हें भी नए लखनऊ के साथ हाथ में हाथ चलने में हेल्प करें? देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती जब हेरिट बन जाती है तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। पुराने लखनऊ में अब अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी कॉस्टिंग बियॉन्ड है। हो सकता है कि हम नए लखनऊ में इन्वेस्टमेंट कर लें लेकिन पुराने लखनऊ में ना कर पाएँ। दूसरा है कि जैसे हमारे जो पुराने लखनऊ में जो भी घर हैं, रेजिडेंस बने हैं, अगर उनको आप देखोगे तो कुछ ऐसे ऐसे घर हैं कि जो आज के लेवल पे हर आदमी की बस की बात नहीं उसको बनाना। अब इनकी ग्रोइंग की बात है, हाँ ये मान सकता हूँ कि रोडें छोटी हैं, पतली हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। आज से 10 साल पहले शायद यहाँ फ्लाईओवर नहीं होते थे, एक दो होंगे। अब इस टाइम बहुत से फ्लाईओवर होंगे। आपको कहते हैं जैसे मैं राजीपुरम रहता हूँ, राजीपुरम से हमको आने में 1-1 घंटा लगता था। आपको चौक आना है क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, इमरजेंसी होती है, कभी आते हैं, तो अब क्या है फ्लाईओवर हो गए, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, 5 से 10 मिनट में आप पहुंच जाते हो। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हेल्प आउट कर रही है। और क्योंकि जो चीज़ हमारे बस में है हम घर को सही कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, लेकिन रोड है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। जी। एंड जैसे आप LU में पढ़े रहे, एक जो सेंटर है सिटी का बिल्कुल लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो उस समय में कहाँ आप घूमते फिरते थे, क्या आपके उठने बैठने के ठिकाने थे, कहाँ की आपको चाय पसंद थी, कहाँ के समोसे? लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखिए ऐसा है कि मैंने जॉब भी साथ में ही कर ली थी। न तो मैंने जैसे इंटर क्रॉस किया, मैंने साथ में पहली जॉब भी स्टार्ट कर दी पीवीआर में। रहा देखिए कॉलेज जाते थे, ऐसा नहीं कि कॉलेज नहीं जाते थे, लेकिन उतना रेगुलर नहीं जा पाते थे क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में थे उसमें डे और नाइट शिफ्ट दोनों चलती थी। जब नाइट शिफ्ट होती तो डे में हम लोग घूमते थे। तो मैंने बताया कि जैसे सामने हमारा आपका कहते हैं हनुमान सेतु, ठीक, रेजेंसी, चिड़ियाघर, कुकरैल, यही उस टाइम के पिकनिक स्पॉट होते थे, बस उसके अलावा यहाँ लखनऊ में कुछ नहीं था। अब नए डेवलपमेंट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अब नाइट लाइफ भी हो गई है लखनऊ में। आप रात में थक हार के आए 10-11 बजे के बाद आफ्टर डिनर आप पूरे लखनऊ में घूमिए। लखनऊ में आप गोमती नगर चले जाइए, बहुत से कहते हैं क्लब्स खुल चुके हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं जो 24/7 चलते हैं जी। आप वहाँ जाइए, 10-90 जाइए, अम्बेडकर पार्क जाइए, कहीं भी आप घूम सकते हैं। बहुत नाइट लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं। पहले हम लोग ये सोचते थे दिल्ली मुंबई जैसे में हो सकता है, लेकिन लखनऊ में भी ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और दूसरा लेडीज़ के लिए, फीमेल्स की सेफ्टी भी है आज के टाइम। उस टाइम शायद हमारी फीमेल हमारी फैमिली मेम्बर की होगी तो हम उसको बाहर नहीं कर सकते या आप बाहर जाओ, लेकिन आज जा सकती है, घूम सकती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ से फीमेल के लिए भी सही हो गया। और एक आई थिंक वो थॉट प्रोसेस भी है जी कि अब और ज़्यादा फ्रीडम भी दिया जाता है। पर अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूँ, आपने कहा फीमेल्स का बहुत सपोर्ट रहता है, तो आप इतने सारे बिजनेसेस चला रहे हैं, आपकी लाइफ में चाहे वो आपके मदर हो चाहे आपके वाइफ हो, कौन आपका सपोर्ट सिस्टम रहा है जिसने आपको बैक किया है कि चलो तुम लो रिस्क तुम बिजनेस स्टार्ट करो? देखिए एक्चुअली मेरी मदर जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट थी। तो मैंने जॉब की तो मैंने कई बार सोचा कि कहते जॉब ही करते रहे, लेकिन जब उनको देखते थे, उनकी वर्किंग को देखते थे, मतलब टाइमिंग को देखते थे, तो मन यही करता था कि नहीं अपना सेल्फ होना चाहिए। प्लस जब आप मतलब जब आप जॉब में आते हो तो फिर आपको लगता है कि हमको कुछ ना कुछ अपना करना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ मेरी माता श्री का जो है पूरा योगदान रहा।
क्योंकि वो वर्किंग में थी, वर्किंग लेडीज सपोर्ट करती है फैमिली मेम्बर को। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस वे में आपको एक रोल मॉडल मिलता है जो ना कि घर संभाल रहा है बट बाहर भी संभाल रहा है और दोनों बखूबी होता है। जी। पर जैसे कि रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक पार्टनरशिप होता है। आजकल तो दोनों पेरेंट्स यूजुअली वर्किंग होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उनको साथ में कदम से कदम मिला के घर का और बच्चों का ध्यान रखने में चलना पड़ता है। तो रिलेशनशिप्स में आपको क्या लगता है कि क्या वैल्यूज़ हैं जो आजकल इम्पॉर्टेंट है, जो यूथ को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए व्हेन लुकिंग फॉर अ पार्टनर? देखिए, सबसे बेसिकली तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए एक तो रिलेशनशिप होता है जो आप पैदा हुए स्टार्ट हो गया, मतलब आप मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप। जब नया रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, जब मतलब मान लीजिए लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं, तो लाइफ पार्टनर आपको ऐसा चूज़ करना चाहिए कि जो हर तरीके से प्रॉपर हो। और लोग आजकल करते क्या है कि नए रिलेशनशिप बनाए, साल भर बनाए, 2 साल बनाए, उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि मैं शादी कर लूँ। ऐसा नहीं करने, टाइम दो, एक दूसरे को टाइम दो, समझो उसकी चीज़ों को, फिर उसके बाद ही रिलेशनशिप स्टार्ट करने को। देखिए सबसे इजी रिलेशनशिप है किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, और आजकल सबसे डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप भी हस्बैंड वाइफ का है, क्योंकि एक उसमें तलवार रहती है डिवोर्स की। समझ में आया, ठीक नहीं, वो बात नहीं, छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको छोटा एग्जांपल देखो, देखिए राजा होता था, राजा की रानी होती थी, पटरानी होती थी। जब राजा लड़ाई करने जाता था तो वो पूरा शासन जो है उसकी रानी या पटरानी संभालती थी, जबकि उसके बाद दासियाँ 100 होती थी। आप 100 लोग से रिलेशनशिप बनाओ, लेकिन चूज़ ऐसी लड़की को करो जो आपकी पटरानी या रानी बन पाए। मतलब आप रहो या ना रहो, आपके जो बिजनेसेस हो, जो आपके पीछे लोग हैं, उनको संभाल सकें। तो हमेशा ऐसा ढूंढना चाहिए पार्टनर। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। बट अगर मैं आजकल की रिलेशनशिप्स की बात करूं, आई थिंक लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है ये क्वालिटीज़ फाइंड करने में और वो इंसान ढूंढने में जो जिसको वो इतने अच्छे से परख सके कि ये लाइफ लॉन्ग एक रहे। तो आज के यूथ के लिए अगर आपको कुछ गाइडेंस देनी हो कि कैसे वो कर सकते हैं, उस पर अगर आपकी कोई देखिए, विचार अगर हो। फाइंडिंग करनी है तो मेन प्योर सोल देखिए। प्योर सोल देखने का तरीका क्या होता है, जैसे आपने डॉग्स देखे होंगे रोड पे, या कोई भी पेट देखा हो। डॉग पेट क्या होते हैं, सबके पास नहीं जाते। हमारे आपके पास अगर आ रहे हैं तो वो देखते हैं कि प्योर सोल है। पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कैसा है, मतलब ह्यूमन के अलावा जो एनिमल्स है वो उनके लिए कैसा है। फिर वो जो आप कर रहे हो बात, क्या आप सिर्फ ऐसे ही हमेशा रहता है कि आपके बाद सिर्फ साथ में ऐसा रहता है, तो वो चेक कीजिए। फिर पैरामीटर्स देखिए, कोई भी चीज़ नहीं है जो ह्यूमन को डिफाइन कर पाए। और दूसरी बात सबसे बोला है कि भगवान भी नहीं जानते कि स्त्री के मन में क्या। तो वो चीज़ें हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई करने का कोई स्केल नहीं है। स्केल ये है कि आप टाइम दो, एक दूसरे को टाइम दो, तभी क्लियर होगा। और दूसरा है कि आजकल यंगस्टर जो हैं 14-15 साल में, वो चक्कर में रहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। तो आज के टाइम में सबसे बेस्ट है, मेजर रिक्वायरमेंट है पैसा। आपका पैसा है तो आप किसी को भी हाथ रखो, घर वाले फैमिली मेम्बर्स अलाउ करेंगे। और आप इस्टेब्लिश नहीं हो, पैसा नहीं है तो नहीं। तो अभी फोकस जो आपकी जो जनरेशन होती है 16 to 24, 25, इसमें कोशिश करो कि हमें फ्यूचर में क्या अर्निंग करना है, इंस्टेड ऑफ कि हम लाइफ पार्टनर में। मैक्सिमम लोग क्या इस टाइम लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं जो यंगस्टर होते हैं। जब हमारी एक 25 के बाद एक एज होती है, जब हम मेच्योरिटी आते हैं तो चीज़ें समझते हैं, तो हम उसमें अपने लिए पॉजिटिव नेगेटिव सब देखते हैं। तो हम अगर लाइफ पार्टनर भी चूज़ करें तो उसी हिसाब से चॉइस करते हैं। और लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस की बात करूँ तो जब आप कॉलेज में थे, जी। 20-21 साल के थे, अगर आपको उस अपने वर्जन को एडवाइस देनी हो, फिर अपने 30-year-old वर्जन को एडवाइस देनी हो, तो उस दोनों में क्या फ़र्क होगा आपके लिए? देखिए, चीज़ें होती हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए काश मैंने वो काम पहले कर लिया होता। जो ये होता है ना, ये सोचता है आदमी कि मैं ये वो काम कर लिया। तो जैसे जब आप यंग होते हो तो आपके अंदर एनर्जी बहुत होती है, हर चीज़ सोचते हो, समझते हो। तो अगर मैं बोलूँ तो मैंने वो सोचा था कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट मैंने उस टाइम कर लिया होता, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन अनदर कंपनी और विद डूइंग जॉब्स, तो आज मैं इस्टेब्लिश ऑल लेवल पे होता। तो वही चीज़ है कि आप अब तो बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं। पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। हमारे टाइम में पेरेंट्स, मैं क्रिकेट खेलता था
मैं छोटा एग्जांपल लूँगा, मेरी क्रिकेट की जो बॉलिंग की स्पीड थी 142, 143, 141 थी। 3 बॉलिंग करवाई गई थी, तो मेरे को वो सर्च था कि मतलब आप जो बेस्ट जिसकी स्पीड होगी, मेरे को उस टाइम बोला गया कि आप आगे आओ, मैं मेरे को सेलेक्टेड। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला कि 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड का, पहले तुम एग्ज़ाम दो, ये छोड़ दो। आजकल के बच्चों में क्या है या पेरेंट्स में क्या है, बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है या गाना गा रहा है या सिंगिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो पेरेंट्स हेल्प आउट करते हैं। ये सिर्फ एक डेवलपमेंट है, तो ये इसलिए डेवलपमेंट के हिसाब से हमको रोटेट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, जी, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। थैंक यू। एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है समय के साथ अपने आप को भी बदलना, जी, जो हम बिल्कुल। आज की जनरेशन में देखते हैं। और बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना, जैसे आपने कहा कि अगर आप अर्निंग हो तो आपके पास अपने लाइफ डिसीजंस का और ज़्यादा कंट्रोल रहता है। एंड जैसे एक यंग पर्सन हो जो जिसका विजन हो कि फ्यूचर में जाके मैं अपना बिजनेस शुरू करना या करनी चाहती हूँ, तो उसको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, जैसे एक छोटे बच्चे हैं 10th 12th की, उनकी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। आज वो समोसा खिला रहा है स्कूल के बाद, तो सब उसके साथ हैं। कल से समोसा खिलाना बंद करेंगे तो दूसरे समोसे वाले को ढूंढेंगे। तो बेसिकली मैंने बताया ना कि अगर आपके पास अर्निंग है, यू हैव सफिशिएंट ऑल थिंग्स, तो वो हर आदमी आपके साथ रहेगा। और दूसरा है कि हर आदमी चाहता है, आजकल मैक्सिमम लोग चीट करने के चक्कर में बैठे हैं, किसी तरह से मेरे को अर्निंग। और बच्चों के दिमाग में ये आया है कि बस मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊँ। ठीक है, मैं आज रात में मैंने कहते हैं एक वीडियो अपलोड कर ली या कुछ कर लिया, कल मेरा वो मिलियंस में चला जाए व्यू। तो इतना इजी पॉसिबिलिटी नहीं होता है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सबके साथ नहीं होता है, लेकिन वो 0.001% किसी के साथ हो गया तो आप जैसे, अब एक बहुत ट्रेंड चला है, अब उसको आप कह सकते हो कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है किसी के लिए, लेकिन आपके लिए बहुत नुकसान है। गेम, वीडियो गेम्स आ गए, मोबाइल में गेम आ गए, क्रिकेट में आप टीम बनाई है अपनी, किसी को बता दी इन्होंने 1 करोड़ रुपये जीत लिया, लेकिन उसके चक्कर में 50 लाख लोग लगे होंगे जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। 50 लाख लोग भी अगर आज 1 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी में, तो आप ये सोचो उसने 1 करोड़ रुपये 5 दिन के बाद भी दे दिया, तो क्या बुरा है, वो प्रॉफिट में है ना। ये आपको और हमारी एजुकेशन को और अपब्रिंगिंग को पता, वो बताता है कि हमने कितना उस चीज़ पे रिसर्च की, कि हमने कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने बहुत पैसे लगा दिए उसमें। गवर्नमेंट ने बैंड किया सट्टा या जुआ, लेकिन ये उसका अनदर फॉर्म है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी लत लग जाती है। तो बच्चों में ज़्यादा लगती है प्लेइंग गेम्स ऑन वीडियो गेम। उससे बेस्ट है कि कुछ उसमें क्रिएटिव करो। मोबाइल में बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो क्रिएटिव करो, वो कहीं ना कहीं आपको अर्निंग भी देंगे। बहुत से छोटे बच्चे हैं जो रोल मॉडल हैं जी, वो अपना, उनके अच्छे अर्निंग आ गई। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कुत्ता है, वो मल्टी मिलियनर है। सच में? तो इंडिया का नहीं, बाहर का है। ओके। ठीक, उसके नाम से कई चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं कह रहे कि वो तो देखो उसको तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो लोग हैं, जो भी उसके कहते हैं पेट पेरेंट्स हैं, उन्होंने पेट गार्डियन उसको सपोर्ट किया उसके लिए बेटर। 3 बिजनेस रूल्स जो आपके लिए पत्थर की लकीर है, जो हमेशा आपको हेल्प करते हैं चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो। पहला बिजनेस रूल है, किसी पे इन्वेस्टमेंट मतलब आप भरोसा मत करो। भरोसा करना है तो आप कोई भी काम करना है तो ऑन अ पेपर्स में वर्क कीजिए। मतलब ये नहीं कि मैंने बात कर ली, जानने वाला है तो नहीं। दूसरा है कि आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। टाइम आप लो रिसर्च में ज़्यादा, प्रोडक्शन में कम लो। अगर रिसर्च आपकी बेटर है तो एक ही बार गलती होगी, अगर गलती इन केस आपसे हो भी गई तो आप दूसरे में रेक्टिफाइड कर लो। लेकिन आप ये सोचो कि जैसे मेरे को तुरंत काम मिला मैं तुरंत करने लगूँ, तो बिना रिसर्च के नुकसान ही होगा। थर्ड ये है कि हर चीज़ में तुरंत इन्वेस्टमेंट ना करो जी। मतलब कुछ भी, जैसे मान लो लोगों को लगता है ये कि अरे जॉब करते करते तो ठेले वाला जो चाय वाला, यार मेरी सैलरी से ज़्यादा कमा रहा होगा। यूट्यूब पे देखा कि यार वो चाय वाला मल्टी मिलियनर हो गया है ना, मैं जिनका बात कर रहा हूँ नाम नहीं लूँगा। लोगों को लगता है कि मैं भी चाय बना लूँ। तो ऐसा है कि बहुत से लोग हैं ये करते हैं, लेकिन पहली चीज़ रिसर्च कीजिए उसने क्या किया है, कहाँ किया है। और मेजर ये होता है कि आप कहाँ बोल रहे हो या कहाँ काम कर रहे हो। सबसे होता है प्लेस। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टेज पे बोल रहे हो और एक रोड पे बोल रहे हो। रोड पे कौन बोलेगा? अगर आप बोल रहे हो, आप अच्छी सी स्पीच दे रहे हो तो लोग कहेगा पागल है। अब वही किसी आप ऑडिटोरियम में बोल रहे हो, 100 आदमी सोच रहे हैं, तो वो आपको लीडर समझेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि आपको प्लेस सर्च करनी है प्रॉपर, फिर उसकी रिसर्च करनी है प्रॉपर, फिर उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है। और उससे पहले कहीं ना कहीं आप थर्ड बंदे को उससे रिलेटेड चेक करो कि उसने क्या क्या लूप होल
मिले उसको, उसने कैसे रेक्टिफाइड किया उस चीज़ को। बिल्कुल। जी और लीडर्स का आई फील बहुत पर्सनल कनेक्ट भी होता है, जी जैसे आपने रतन टाटा जी की बात की। जी ऑफ कोर्स हम फेस टू फेस इन सब से मिल नहीं पाते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो बहुत छोटे, क्या कहते हैं, टाइम में भी बहुत सारे लोगों पे अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। रतन टाटा जी की कोई लर्निंग्स जो आपके दिल के बहुत करीब हों? रतन टाटा जी की देखिए, मैंने बताया प्योर सोल, अगर आप उनको देखोगे तो प्योर बिजनेसमैन एंड प्योर सोल है। उनके कुछ होटल्स ऐसे हैं जिनमें डॉग्स आते हैं चले जाते हैं, कोई रोकता नहीं उनको, ये पहचान होती प्योर सोल की। और प्लस उनके पास भी बहुत से पेट्स हैं, जी। इंडिविजुअल रहते थे, इंडिविजुअली चले गए। देखिए हर आदमी इंडिविजुअल जाता है, लेकिन हम बियॉन्ड क्या छोड़ के जाते हैं, तो बहुत से लोगों के लिए वो इम्प्रेशन अभी भी हैं। तो बहुत सी चीज़ें उनकी जो है, मेरे को लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए उनसे, जी। जितना हम लोग तो देखिए दूर से देख रहे हैं, जी। बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके पास हम लोग गए हैं, उनको उन्होंने सीखी होंगी। उनके बिजनेस से, ये बिजनेस मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि जो मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ थर्ड या फोर्थ जनरेशन जब मेरे आए तो 100 बिजनेस होने चाहिए। तो रतन टाटा की भी हमारे हिसाब से थर्ड या फोर्थ जनरेशन थी जो इस लेवल पे वो थे इस time। जी। जी जैसे आपने रतन टाटा जी की बात की, जी तो वो भी एक प्योर सोल, एक किंडरेड स्पिरिट ही उनको कह सकते हैं। जी तो आई थिंक पर्सन की ऑरा का इस पे बहुत प्रभाव पड़ता होगा। और आप कैसे बता सकते हैं कि इस पर्सन का पॉजिटिव ऑरा है, इसका नेगेटिव ऑरा है? क्या आप ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को वो पहचानने के लिए? देखिए पहली बात है, पर्सनालिटी किसी की आप नहीं जान सकते जब तक कि आपका कन्वर्सेशन नहीं होता, आप मिलते नहीं हो, बात नहीं करते। और ऑरा की अगर बात करें तो हर पर्टिकुलर जो भी लिविंग थिंग है उसका एक सर्टेन ऑरा होता है जो आइडेंटिफाई कर लेता है पर्टिकुलर रेंज में कोई आ रहा है जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। ऑरा की बात करें तो किसी की ऑरा या किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता, और आप कोई पर्टिकुलर स्केल नहीं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। हर आदमी का ऑरा होता है, हर लिविंग थिंग का ऑरा होता है। हो सकता है आपकी 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 5 मीटर हो, आप घर में बैठे हो, आराम से सुकून से बैठे हो, अगर उस पर्टिकुलर रेंज में कोई आ जाता है या इवन ऑब्जेक्ट भी आ जाता है तो आपको पता चलता है यहाँ कुछ आया। अब मैं बात करूँ, जीसस क्राइस्ट एक बार जा रहे थे तो 15-20 मीटर पीछे कोई लेडीज़ गिर गई और उनको छूने की कोशिश की, तो उनको पता चल गया क्योंकि उन्होंने अपने ऑरा को इतना एक्सटेंड कर रखा। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई लिमिट्स में क्रॉस करके भी उनको पता चल जाता है कि कोई वहाँ हमारे पास आया, कोई गया। एक पर्टिकुलर मान लो एक हॉल हो 100 बाई 100 स्क्वायर फीट का, उसमें भी वो पता कर पाएंगे कोई अंदर एंटर किया, या आप भी पर्टिकुलर में बैठो या तो साउंड से या किसी चीज़ से। तो ये एक तरह से रेडार का काम करता है कि आपकी पर्टिकुलर रेंज में कोई आएगा तो आपको बता देगा। अब इसको डेवलप करना है आपको। मैं इसमें मेरी एक बुक आ रही है टेलीपैथी पे रिलेटेड। तो टेलीपैथी एक चीज़ क्या होता है कि आप अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स दूसरे से शेयर कर रहे हैं बिना बात किए। हमारे लाइफ में कभी ना कभी ये इंसिडेंट हुआ होगा कि हमने ये सोचा कि इसका फ़ोन आ जाए, अचानक से फ़ोन आ जाता है। बिल्कुल। या फिर बोलते हैं कि ये बंदा कहीं मिल लेता, और वो साल भर के बाद हमको याद आता है कि ये साल भर के बाद या 2 साल 5 साल के बाद लगता है कि बंदा मेरे सामने होता तो मिल लेता है। तो ये चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपको आइडेंटिफाई बता देती है, चीज़ें बता देती है कि ये सब चीज़ें होने वाली है। अब मैं एक बात करूं नारद मुनि जी की। नारद मुनि जी को बोला जाता था कि वो पूरे यूनिवर्स का चक्कर काटते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने लेवल बता रहा हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं कि पूरी अपनी बॉडी से करते हैं। आदमी का सूक्ष्म शरीर जो है वो ट्रैवल करता है, हमारा आपका भी जो सूक्ष्म शरीर है वो ट्रैवल करता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे रात में आप सोते हो, मान लो रात में आपने 1 से 3 या 5 के बीच में आपकी बहुत गहरी नींद है, तो कई बार इंसिडेंट हुआ होगा आपका कि आपको लगा कि मैं रात में गिर गई थी या गिर गया था और मेरे यहाँ चोट लगी थी पर्टिकुलर एरिया में, और सवेरे दर्द होता है उस एरिया में, या आपको लगता है कि मैं वहाँ हो आई या मैं हुआ है। तो ये बॉडी जो है आपका इनर सोल है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करता है। ठीक है, इसको टाइम ट्रैवल भी कह सकते हैं? नहीं, टाइम ट्रैवल नहीं कह सकते, टाइम ट्रैवल दूसरी चीज़ हो सकती है। लेकिन एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको प्रॉपर टेलीपैथी आती है। सेकेंड या थर्ड वर्ल्ड वॉर में एक लेडीज़ थी जिन्होंने बहुत चीज़ें बताई एक जगह बैठे हुए, और वो कहीं ना कहीं किसी कंट्री को हेल्प आउट भी हुआ। तो उन्होंने इसी चीज़ का यूज़ किया था, टेलीपैथी का, जिससे वो आइडेंटिफाई करके बता पाएंगे वो पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे है, वो चीज़ वहाँ पे है। तो उनका जो एक एक्सपीरियंस है, जो डेवलपमेंट था अपनी बॉडी को करने का या टेलीपैथी करने, वो नेक्स्ट लेवल था। हमारे पुराने साधु ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत, हम कह सकते हैं कि आज जो हम हैं
और जो पुराना डेवलपमेंट था, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। महाभारत में लड़ाई कहीं और हो रही थी, लेकिन कोई बता रहा था बैठ के कि ये वहाँ हुआ, ये हुआ। जी संजय जी बता रहे थे, तो संजय जी या तो दो चीज़ हो सकती है, या तो टेलीविजन होगा वहाँ पे, या उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू बता रहे थे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से, और अगर आपकी, मैं कह रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं कि सबसे तेज़ है, मैं कह रहा हूँ कि टेलीपैथी है ना, तो आप बैठा हुआ बंदा दिल्ली में है और आप यहाँ 1 सेकंड में उससे बात कर लोगे, तो 1 सेकंड की स्पीड कितनी होगी और उसकी स्पीड कितनी होगी। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको कैसे सीखना है, क्या सीखना है, वो धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। मैं इस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद ही मैं इसको रिटर्न में लाऊंगा, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं कि आप वर्बली कुछ हो, लेकिन रिटर्न में प्रॉपर होनी चाहिए आफ्टर रिसर्च। जी जी, एब्सोल्युटली। टेलीपैथी मैनिफेस्टेशन से भी जुड़ी हुई है जी। आजकल, तो बहुत बातें चल रही है मैनिफेस्टेशन पे कि आप कुछ कुछ ख्याल अगर आप सोच पाओ तो वो आपके जीवन में भी प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम जो चीज़ें कर सकते हैं जो हमारा इंट्यूशन, टेलीपैथी, मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करते जाए, बढ़ाते जाए? देखिए, मैनिफेस्टेशन क्या है कि मैं बात करूँ पर्टिकुलर, पहले आप अपना एम करो लाइफ का। आजकल मैक्सिमम लोग एम चेंज करते हैं हर बंदे को देखते हुए। आप बंदे किसी के साथ, अगर मान लो कोई बिजनेसमैन खड़ा है, तो आप सोचो मैं कल से बिजनेस करूँगा। कल वो बंदा दूसरा कोई खड़ा है, जॉब करने वाला पड़े तो जॉब करूँगा। परसों एक लड़का है क्रिकेटर है, आपको लगता है मैं चलो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करूँ। तो पहले लाइफ में अपने आप को एम करो। इन केस आप एम नहीं कर पाते हो तो गाइडेंस लो, फिर समझो, उसके हिसाब से अब चीज़ों को अपने आप को डेवलप करो। लोग आजकल जितने भी जनरेशन है, लोग हैं हर बियॉन्ड नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेंजेस हो जाते हैं। इवन मैं बात करूँ छोटा सा रिलेशनशिप में की बात कर लो, आप रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन को जब इन्वॉल्व करोगे तो इश्यूज आते हैं। तो अगर आपके आपस में कोई इश्यूज हैं तो आप दो बैठ के पर्टिकुलर डिस्कस करो। बिजनेस में इश्यूज हैं तो बिजनेस से रिलेटेड लोगों को लेकर इश्यूज करो। इधर कि आप किसी से कंपेयर करो कि नहीं उनका क्या है मेरा क्या है, तो ये चीज़ नहीं करना। देखिए, रेस में जीतता वही है जो सिर्फ आगे देखता है, बगल वाले को नहीं देखता। जो बगल वाले को देखता है वो हमेशा सेकंड और थर्ड आएगा। कोई भी आप देख लो, जिसमें कहते हैं स्पोर्ट्स का गेम देख लो, जो आगे फर्स्ट आ रहा है ना, वो अगल बगल ध्यान नहीं देता, वो अपना एम पे ध्यान देता है। अर्जुन की तरह बनी है कि आपको मछली की आंख दिखे, मछली ना दिखे पूरी। बिल्कुल। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं मुझे लगता है आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है, बिकॉज पहले सब लोग अपने जीवन में व्यस्त होते थे। बातचीत जब होती थी तब आप कंपेयर कर पाते थे। यहाँ तो हर मिनट हर सेकंड आपको अपडेट मिलता जा रहा है, तो उसके बीच में आप कोई बाउंड्री नहीं खींच पा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ भी है और बेकार चीज़ भी है। सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत से लोग अब इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। जो मैंने बताया कि लाइफ में कभी ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ये काम उस टाइम कर लिया होता। तो अब आप सुबह से आपने रील देखना स्टार्ट किया, को 2 घंटे 3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला। तो कोई भी काम करो, कुछ भी करो, एक लिमिट्स में, एक अपने आप को लिमिट सेट करनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया अच्छी भी चीज़ है, ऐसा नहीं कि लोग उससे अर्न भी कर रहे हैं, एजुकेट भी हो रहे हैं, फ्यूचर भी बना रहे हैं अपना, और बहुत चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने जीवन में नहीं देखी, वो भी चीज़ पर्टिकुलर हैं वर्ल्ड में हम देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें। बिल्कुल। एंड टेक का हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत असर पड़ा है। एक सोशल मीडिया रेवोल्यूशन हुआ जिसने हम सबको एक दूसरे से बहुत तेज़ी से जोड़ दिया। अब एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, तो एआई और टेक्नोलॉजी का एक तो आप क्या प्रभाव देखते हैं बिजनेस में अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, चाहे वो रियल एस्टेट हो, रिटेल हो, कैसे आपने वो परिवर्तन होता देखा है? और एक इंसान की पर्सनल लाइफ पे भी एआई एक्सेट्रा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी तो चल ही रही है हमारी। जब एआई जो आया, एआई अच्छी चीज़ है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एआई धीरे धीरे हम लोग को कवर कर लेगा। एआई का मैं एक छोटा एग्जांपल लूँ, आजकल वीडियोस बनते हैं फेक। जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं, मान लीजिए हमने एआई में उसमें कन्वर्ट कर लिया, उनकी ऑडियो ले ली, तो हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल के आपको मूवीज़ ऐसी देखेंगी जिसमें एक्टर एक्ट्रेस काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एआई में वो पूरी मूवी बन गई। ठीक, और आपको लगता है कि मेरे को शाहरुख खान को अगले 500 साल तक देखना है, तो आप 500 साल तक देखेंगे। आपको अब
3D होलोग्राम आ गया, 4D होलोग्राम, ऐसे चीज़ें आ गई कि आपको लगेगा कि आप जैसे हम लोग आज पॉडकास्ट पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल। हो सकता है कि हम लोग बैठे नहीं, हमारा कहते हैं एक AI डेवलपमेंट हो जाए और हम लोग अपना जो डिस्कशन करना है हमने खाली एक चैट डालते जाए, उसमें क्वेश्चंस वो अपने आप सारा कवर कर ले। जी। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि देखिए हर डेवलपमेंट में फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। न्यूक्लियर वेपन बना तो उसके फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। तो नया डेवलपमेंट आएगा, अब उस चीज़ को आपको करना है, कैसे करना है। अब मैं अभी टेलीपैथी की बात कर रहा हूँ, तो टेलीपैथी में लोग ट्रैवल करते थे, टाइम ट्रैवल की आप बात करते हो, टाइम ट्रैवल भी करते थे। ओके। ठीक है, और ऐसा नहीं कि टाइम ट्रैवल होता नहीं है, आपने हमने नहीं देखा तो ऐसा नहीं है। टाइम वो ट्रैवल एग्जिस्ट बहुत से नहीं करता। रिजल्ट हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अगर रिसर्च करोगे तो मिल जाएंगे। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं किया होगा। आपने, अब हम लोग देखते हैं कभी कोई चीज़ उड़ती दिख जाती है, कहते हैं यूएफओ है। ज़रूरी नहीं कि यूएफओ हो सकता है कि हमसे एक एडवांस ह्यूमन बीइंग या कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे बीच में रहती है, हमको पता ही नहीं हो। वो बिल्कुल। हो सकता है वो जो डेवलपमेंट कर रहे हो, अब वो जी। डेवलप करते करते नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ एलियन जिनको हम कहते हैं वो रहते हो, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में। पहले एलियन कहाँ दिखते थे 100-50 साल में, अब क्या होता है कि रेगुलर दिखने लगे, रेगुलर कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती है, नया डेवलपमेंट मिलता है। जी। तो कहाँ से, कहीं ना कहीं हमने कॉपी किया। बिल्कुल। अभी मैं दुबई की बात करूँ, दुबई में लोग बैकपैक लेके उड़ते हैं। अब मूवीज़ में आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर के हाथ को ही मोबाइल बना लिया। तो एशियन टाइम में ये सब चीज़ें थी। कहते थे कि हनुमान जी एक छलांग में यहाँ से सीधे वहाँ चले गए आपके श्रीलंका। तो कुछ तो था। हमारे रावण वहाँ से जब आए थे सीता जी को लेने, तो पुष्पक विमान से आए थे, विमान था ना उस टाइम। अब उस चीज़ को किस लेवल पे आप सोचते हो। अब आज हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग को लगता है कि जो 2 ब्रदर्स हैं उन्होंने एरोप्लेन का इन्वेस्टमेंट मतलब किया था, रिसर्च की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको कहीं ना कहीं हम अपने पास में जब जाएंगे तो बहुत चीज़ें ढूंढने को और समझने को मिलेंगी। जी। जी। और अगर हम पास्ट की बात करें, आपके पास्ट से जुड़ी वो क्या घटनाक्रम रहा होगा जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया कि आप मल्टीपल बिजनेसेस बिल्ड करें, एक पे ना थमे। कुछ तो ऐसे चीज़ होगी जिसका आप पे बहुत गहरा असर पड़ा और उसने आपको इंस्पायर किया कि आप रिलेंटलेसली लगे हुए हैं। आगे भी आप शेयर कर रहे थे आपके फ्यूचर प्लान्स कि बहुत चीज़ें पाइपलाइन में हैं, आप बिल्ड कर रहे हैं। तो क्या है वो चीज़ जो आपको ड्राइव करती है और व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? देखिए पर्टिकुलर में एक छोटा सा एग्जांपल अपना नहीं सबका लेंगे। कोविड जो एक अच्छे पर्टिकुलर चलते हुए इन्वायरमेंट को, बिजनेसेस को रोक दिया उसने। फ्यूचर का कुछ भी नहीं से कह सकते। तो कभी भी अब एक चीज़ पे स्टेबल नहीं रहना चाहिए, आपको पर्टिकुलर वेंचर्स पे जाना ही चाहिए। मैं अब रियल इस्टेट से तो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि लोगों ने किया क्या कि अपनी जैसे सैलरी मान लीजिए उनकी ईयरली 50 लाख रुपीज़ है। अब उन्होंने अपनी जो भी अर्निंग है उससे बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर उन्होंने ले लिया। फिर कोविड में ऐसा हुआ कि उनकी जॉब चली गई, तो वो ना प्रॉपर्टी उनकी रही ना वो इनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा। तो अभी जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो किसी भी पर्टिकुलर में, छोटे छोटे पार्ट्स में करो, फिर रोटेट करो, फिर छोटे पार्ट में फिर रोटेट करो। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपकी लिमिट है 10 लाख की, आप 9 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 1 लाख रुपया आप सेफ रखो अपने पास। 9 लाख को फिर रोको, फिर सोल्ड आउट करो, फिर 15 करो। मैं रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ, एक पर्सन की बात करता हूँ। उन्होंने किया क्या, पहले उन्होंने 10 लाख का छोटे छोटे घर बनाए, आज से 10 to 12 ईयर्स पहले की बात। आज वो बंदा 2-2, 3-3 करोड़ का बना रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले 2 घर बनाए, सोल आउट किया, फिर 4 घर बनाए, फिर सोल आउट किया, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। अगर वो पहले दिन से सोचते कि मैं 2 करोड़ का घर बनाऊँ, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव में बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मान लीजिए लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, वो क्योंकि वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता बिल्कुल है। मुश्किल हो जाता है। पर आजकल एक बहुत बड़ी डिबेट चढ़ी है कि रेंट करना चाहिए या ख़रीदना चाहिए। रेंट करके एसआईपी में, इन्वेस्टमेंट्स में पैसे सेव करो एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ के लिए, या फिर उस लैंड की वैल्यू को हम कैप्चर करें, चाहे वो घर कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो हमारा अपना हो। तो रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से इस पे आपके क्या विचार हैं? पहली चीज़ तो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए रियल इस्टेट की बात करें, आप रेंट आउट, तो मेरा मानना है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग लखनऊ से या लखनऊ से बाहर के लोग आते हैं, उनसे तो मैं ये कहूँगा वो रेंट आउट करें, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है।
आज 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो उनके लिए पर्टिकुलर एक ऑप्शन है रेंट आउट का। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे हैं कि हमको करना है, तो आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि रेंट आउट ना करना पड़े। कोशिश कीजिए कि आप अगर रेंट 10,000 दे रहे हैं तो आप 12,000 या 8,000 की SIP, मतलब आप अगर लोन लेते हो, आपके आ रहे मंथली EMI आ रहे, तो कुछ ना कुछ आप परचेज कर लो। और पर्टिकुलर वो सेफ्टी और सिक्योरिटी भी आपको आपका घर देता है। कल मान लीजिए आपकी जॉब नहीं रही, आपका बिजनेस नहीं रहा, तो कम से कम एक आशियाना तो होना चाहिए, अपना घर तो होना चाहिए, मतलब मेरा घोंसला होना चाहिए। मैं दौड़ के जाऊँ, घूम के जाऊँ, खाना पीने ढूंढ के लाऊँ, लेकिन रात में मैं अपने घोंसले में तो जाऊँ, कि मैं और मेरे जो भी लोग हैं फैमिली मेम्बर उस घोंसले में तो रहें। तो ये आशियाना बनाना बहुत ज़रूरी है। आप पर्टिकुलर जॉब करने कहीं जा रहे हैं तो आप उसका एक निकाल के रखिए कि कहीं हम जहाँ नेटिव प्लेस है या जहाँ लगता है आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस आप दोनों इंडस्ट्रीज़ का बहुत इंटेग्रल पार्ट है, तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो उसका रिस्क वर्थ इट है नहीं है, उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। और ये भी बताइएगा कि आजकल गोल्ड बहुत सेफ एसेट क्लास माना जा रहा है, कि बाकी सब फ्लक्चुएट करता है लेकिन गोल्ड स्टेबल रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक, आपकी लाइफ पे कौन से स्टेज पे आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको बेटर रिटर्न्स देगा? देखिए, दोनों चीज़ डिफरेंट है। गोल्ड की बात करें और रियल एस्टेट की बात करें, डिफरेंट है। गोल्ड की ऐसा है कि मान लीजिए कल कोई डिजास्टर हो गया, मान लीजिए कल वॉर हो गया या भूकंप आ गया, तो आपका रियल एस्टेट कहीं ना कहीं आपका वेस्ट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो कहीं ना कहीं आपको आउटपुट नहीं देगा। आपके पास छोटे इन्वेस्टमेंट हैं, मतलब मान लीजिए कि आप 1 लाख 10,000 5,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर्टिकुलर एसेट भी बनती रहेगी, और दूसरा इजी सेलेबल है, कभी भी ज़रूरत है आपने सेल कर दिया। अब रियल इस्टेट की बात करें, रियल इस्टेट 2 तरीके से आपको बेनिफिट देता है। पहली चीज़ देखो, आजकल जो हम लोग की कंपनी ने ट्रेंड किया है, हम लोग की कंपनी क्या करती है कि आप अगर पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रोटेशन करना चाहते हैं, तो बहुत से कॉमर्शियल स्पेस हमारी कंपनी बना रही है या बन रहे हैं। उन कमर्शियल स्पेसेस में आप कमर्शियल स्पेस परचेज कर लीजिए। आपने मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए की एक शॉप परचेस की, ठीक, और आपको उसको मंथली 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़िया मिल रहा है आपको मंथली, प्लस आने वाले 5 साल के बाद वो 50 लाख की नहीं रहेगी ना, वो नियर अबाउट 1 करोड़ की बैठ गई। तो दोनों बेनिफिट हो गए। एक तो चीज़ है कि आपका जो रियल इस्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो उसका रेट इंक्रीज़ हुआ, प्लस मंथली आपने लेना स्टार्ट कर दिया। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, लोग आजकल कहते हैं कि आप 30 साल के लिए इतना इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप 100 करोड़ के मालिक बन जाएंगे, 30 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। मेरा ये कहने का मतलब 3 मिनट के बाद आप रहोगे कि मैं रहूँगा, कंफर्म नहीं है। बिल्कुल। तो आप हमेशा अपने करंट को सोचो। मेरा जितने भी नए बिजनेसमैन हैं या जो भी नए लोग हैं, मेरे से उनका यही है कि कल का मत सोचना, आज सोचो कि मेरे को करना क्या है। आज मॉर्निंग में सोचो करना क्या है, रात में जब सो तो पॉइंट बना लो मेरे को करना क्या है। दिन भर आप 24 घंटे काम ना करो, 1 घंटा काम करो, लेकिन 1 घंटा काम करो। आजकल देखिए आदमी के 2 माइंड होते हैं, एक आगे और पीछे। जब आप कोई गाना गा रहे हो तो पीछे वाला दिमाग कुछ और सोचता है, तो जब आप काम करो पर्टिकुलर 1 घंटा, तो आगे वाला दिमाग और पीछे वाला दिमाग एक सेंटर होना चाहिए कि ये काम हम कर रहे हैं। मतलब इधर उधर डाइवर्सिफाई मत करो अपने आप को। जी बिल्कुल। एंड आज की यूथ में स्पेशली बहुत कम अटेंशन स्पैन होता है, क्योंकि हमें वैलिडेशन की आदत लग गई है कि हर चीज़ हमें जल्दी 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 चाहिए। तो उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि कैसे आप ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को कि आप वो पेशेंस बनाए रखें और लंबी रेस के घोड़े बने? देखिए, स्कूल कॉलेजेस में टीचर एग्जाम्पल सेट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों को यूट्यूब है, ऑनलाइन है, आप जो चीज़ करना चाहो पहले रिसर्च करो, सर्च करो उसके बारे में कि इसका क्या रिजल्ट था क्या नहीं। हम देखिए बच्चों के साथ एक और इशू है कि बच्चे अपने जो जानने वाले हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनसे जल्दी समझना नहीं चाहते। वो समझना किससे चाहते हैं, जो उनके साथ के बच्चे। तो कोशिश उनको ये करनी है कि या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च कीजिए, पहले रिसर्च करो कोई भी पर्टिकुलर काम करने से पहले कि ये मेरे सही है गलत है। और दूसरा ये है कि आजकल का एक ट्रेंड है, एक्शन मूवीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इंस्टेड ऑफ रोमांटिक मूवी। रीज़न क्या है कि आप बहुत से आपने न्यूज़ चैनल देखे होंगे कि लड़ाई झगड़ा होता है, तो पहले क्या होता था कि पहले की मूवीज़ और आज की मूवीज़ में क्या है, आज जो एक्शन दिखाया जाता है वो बहुत बियॉन्ड दिखाते हैं, मतलब पूरा प्रॉपर ब्लड दिखाते हैं, प्रॉपर हाथ पैर काटते दिखाते हैं।
तो जब लड़ाई झगड़ा ये न्यूज़ में देखोगे ना, तो लोगों के मन में इंटेंशन क्या होती है कि मैं भी उसी लेवल में मारूंगा, मैं भी उसी लेवल पे हाथ तोड़ूंगा। तो ये सब चीज़ें निगेटिव आदमी जल्दी अडॉप्ट करता है, पॉजिटिव आदमी कम करता है। तो जो चीज़ के लिए पर्टिकुलर बच्चे को मना करोगे ये मत करो, वो ज़्यादा करेगा, और जो चीज़ के लिए कहोगे ये करो, वो कम करेगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स को या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको गाइड करना चाहिए। मेरे देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी नियर अबाउट बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, आपकी भी डेली लोगों से मुलाकात होती है, 10-20 जी। लोग से डेली मुलाकात होती है, लेकिन पर्टिकुलर लाइफ में 3 ही 4 लोग रह जाते हैं। मैंने बताया कि रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, फ्रेंड्स, आप जैसे हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो आप वाइफ से नहीं शेयर कर रहे होंगे लेकिन अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे होंगे चीज़ों को। तो चीज़ें हम कैसे लोग को चूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और कोशिश कीजिए, अगर आप हैं या आपके बच्चे हैं या आपके जो भी हैं, उनको कोशिश कीजिए कि उनको पर्टिकुलर एक संगत दे या पर्टिकुलर अपब्रिंगिंग करें कि वो चीज़ों को ओके नॉट ओके समझ पाए। और आप हमेशा एक बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, तो कैसे आपने अपने लिए ये माइंडसेट बनाया है जो आपको बरकरार रखता है पॉजिटिविटी आप में? देखिए, मैंने अपने 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में एक मैंने अपने आप को रेस्ट दिया, ये पर्टिकुलर मैं रेस्ट करूँगा। दूसरे पार्ट में मैंने अपने बिजनेसेस पे ध्यान दिया। थर्ड पार्ट में मैंने अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने पे, नई चीज़ें सीखने में उसमें दिया। चाहे मैं फिज़िकल एक्टिविटी की बात कर लूँ, चाहे मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूँ। तो जैसे आप अपनी लाइफ को ढालोगे, देखिए ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी चीज़ को ओन कर रहे हो। आपका ब्रेड बटर कंप्लीट है तब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। आप जहाँ आपकी रोटी और ये ही नहीं कंप्लीट हो पाता है तो आप नहीं ले पाओगे। आदमी कहता है कि पैसा आज के हाथ की मैल है, लेकिन वो वही बोलता है जिसका पैसा है। जिसका पैसा नहीं, वो नहीं बोलेगा कि मेरे पास ऐसी चीज़ है। वो पहले अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आप कंप्लीट कीजिए, फिर आपके लेवल अपग्रेड होते जाएंगे। एलॉन मस्क की बात करें तो वो ये नहीं सोचता होगा ना कि मेरे को कल खाना खाना है कि नहीं खाना है। वो अब उसका लेवल अप हो गया। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल, आप लखनऊ में हो, मैं लखनऊ में मिला आपसे, ठीक है, हाय हेलो, मैं आपसे कल चेन्नई मिलूंगा तो आप ये बोलोगे अरे आप लखनऊ से हो जी। ठीक। मैं आउट ऑफ इंडिया कहीं आपसे मिलूंगा तो आप बोलोगे आप इंडिया से हो। मैं यूनिवर्स के बाहर मिलूंगा तो कहोगे आप अर्थ से हो। अभी यूनिवर्स के बाद तो गए नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आप जिस लेवल पे आप जाओगे, अब लोग सोचते हैं कि मैं प्लेन में बैठा हूँ तो सब चींटी है, सब छोटे छोटे से खिलौने हैं। वो जितना ऊंचाई पे जाओगे उस हिसाब को आपको समझना पड़ेगा, और लेकिन अपनी बेसिक रूट्स को नहीं भूलना। जी। जब आप, मैंने बताया कि एक छोटे बिजनेस में हम इस चीज़ पे सोच रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा लेवल जब ऊपर जाते रहेंगे तो हम, और अब मान लीजिए मेरा एक बिजनेस स्टेट लेवल का है, मैं कल नेशनल लेवल पे होगा, मैं कल ग्लोबल लेवल पे होऊंगा। तो जब मैं ग्लोबल लेवल पे आऊँगा तो मैं उन चीज़ों पे रिसर्च करूँगा या उन चीज़ पे फोकस करूँगा जो ग्लोबली चल रही हैं। एलॉन मस्क जो है अब वर्क क्या करते हैं, ग्लोबली वर्क करते हैं। तो उनका अब ये चीज़ नहीं है कि हर चीज़ एलॉन मस्क कर रहे हैं। आप अगर एक अच्छे लीडर हो तो आप अच्छे ट्रेंड माइंड से काम करवा लो, ये अच्छा लीडर की पहचान होती है। आप सिर्फ एक अच्छे ट्रेंड माइंड हो तो आप अपने अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। हो सकता है आप कहीं जॉब ही कर रहे हो। जी। जितने भी अच्छे रिसर्चर हैं या फिर डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। जितने कॉलेज में कम पढ़े लिखे, कम पढ़ने वाले थे, जिनके परसेंटेज कम थे, वो मैक्सिमम आपको जॉब या बिजनेस मिलेंगे। और जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं वो अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो जब आप लीडरशिप आपके अंदर आएगी, मैं कॉलेज की आपने बात बोली थी, मैंने कॉलेज की बात, कॉलेज में हम लोग लीडर भी थे, हम लोग भी लड़ाई झगड़ा किया है, घूमे हैं, गैंग पार्टी की है। तो वो लीडरशिप क्वालिटी अपने आप टाइम टू टाइम और सोसाइटी जैसी आपकी उस तरह से बन जाती है। बिल्कुल। आई थिंक बहुत ज़रूरी है एक लीडरशिप माइंडसेट होना, पर उसके लिए ज़रूरी भी है कि आपके पास बहुत करेज हो। तो आजकल लोग रिस्क लेने से बहुत कतराते हैं, डरते हैं, हर चीज़ माप के चलते हैं। तो वो जंप लेने के लिए वो करेज कहाँ से आ सकता है एक यंग जनरेशन में? देखिए, रिस्क लेने की बात है तो रिस्क सब लेते हैं। कहने की बात है मैं रिस्क नहीं लूँगा, जब गाड़ी चलाते हो आप रिस्क लेते हो कि नहीं लेते हो। आजकल जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ आपकी गलती से नहीं होते, पीछे वाले की गलती से, दूसरे वाले की गलती से या आपकी गलती से होता है। रिस्क लेता है, बस रिस्क लेने के तरीके अलग होते हैं। रिस्क हम पर्टिकुलर चीज़ में अपने आप को एक्सेप्ट किए। मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ गाड़ी चलाने में रिस्क लूँगा, मैं बिज़नेस करने में रिस्क नहीं लूँगा, मैं जॉब करने में रिस्क नहीं लूँगा। तो आप जब ह्यूमन माइंड है वो रिस्क लेके चलता है,
सांसें कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, दिमाग कब काम करना बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो रिस्क हर ह्यूमन माइंड लेता है, लेकिन आप उस चीज़ को लेवल पे अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो जी। वो चीज़ है कि ये आपको अपग्रेड करना पड़ेगा लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं आगे फॉरवर्ड करोगे। देखो आप अपने हिसाब से सोचो, या आपके आने वाली जनरेशन के हिसाब से सोचो, या जो आप पे डिपेंडेंट उनके हिसाब से सोचो। बहुत चीज़ लोग एक वो होते हैं ना कि सॉफ्ट कॉर्नर बना ले या एक पर्टिकुलर एरिया बने, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। मतलब कुएं में है तो कुएं से बाहर आएंगे ही नहीं, तो वो नहीं करना, आपको जंप लेनी पड़ेगी अगर आपको बाहर जाना है। नहीं तो फिर क्या कि पर्टिकुलर बहुत लोग आए चले गए पता नहीं चलता। और आपकी अगली छलांग क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? मैंने नेक्स्ट छलांग मैंने आपको बताया कि और वेंचर्स ओपन करना, जितने मैक्सिमम लोग से कनेक्ट हो सकता है कनेक्ट होना। जी। बहुत से यंगस्टर हैं जो मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ उनसे भी, उनको भी गाइड। देखिए सबसे पर्टिकुलर आज की बिजनेस में दिक्कत क्या आती है, मैन पावर अच्छी मिलना, या आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि मैन पावर ये पर्टिकुलर सही है कि नहीं। आपने एक मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनर को रखा, वो ग्राफिक डिज़ाइनर 10 मिनट में काम कर ले रहा है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर 2 घंटे में काम कर रहा है, या काम ही नहीं कर रहा, आपको घुमा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप किस हिसाब से कर रहे हो चीज़ों को। वो बहुत ज़रूरी बात कही आपने। और जैसे कि आपने कहा कि आप भी जुड़ना चाहते हैं आज के यूथ से और उनको भी गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको भी एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है उस चीज़ से कि आप नेक्स्ट जनरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो कहाँ आपसे जुड़ सकते हैं, कहाँ आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैं सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, आप इजीली सर्च करेंगे मिल जाएंगे। जब मेरे को कनेक्ट करना आप पिंग कीजिए, मैं कनेक्ट हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। व्हाट अ वंडरफुल थॉट। आई थिंक सबके लिए बहुत वैल्यू एडिंग होगा आपकी प्रेजेंस होना, आपका एक इन्फ्लुएंस होना, और स्पेशली यूथ के लिए आप उनको करेक्ट गाइडेंस मिलना सही एज पे बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो भटकना आजकल की जनरेशन में तो बहुत ही आसान है। जी भटकना, देखिए टाइम किल मत कीजिए अपना, किसी भी चीज़ में टाइम किल मत कीजिए। आप जो एज होती है जिस टाइम, मतलब ये कहते हैं ना कि जो यंगस्टर होते हैं 21 है तो उनके पास फुल होती है एनर्जी, वो उस टाइम जो बैटरी हमारी फुल चार्ज होती है वो कहीं ना कहीं गलत कामों में यूज़ कर लेते हैं। वो उस लेवल पे अगर काम करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत आगे हो जाएगा। मैं एलॉन मस्क, मेरे हिसाब से जो पहला उन्होंने एप्लीकेशन बनाया उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, उन्होंने सही एज पे, मतलब कहते हैं गर्म लोहा था उसी टाइम हथौड़ा मार लिया। और बहुत से ऐसे हैं जो देखिए, और दूसरी बात है बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो पहले दूसरे बिजनेस में फेल भी हुए हैं। आप उनको भी देख लीजिए, उनको बिजनेस फेल, 4 बिजनेस फेल हुए, 5 बिजनेस फेल हुए। पेप्सी का एग्जांपल ले लीजिए, मैकडी का आप रिसर्च कर लीजिए, ये जितने हैं कहीं ना कहीं आप रिसर्च करोगे तो पहले बिजनेसेस में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं लोग। बिल्कुल। जो भी इनके ओनर हैं कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान हुआ फिर, लेकिन वो रुके नहीं, चलते रहे। आई थिंक बीइंग रिलेंटलेस इन परसूट ऑफ व्हाट यू वांट, स्पेशली बिजनेस सेंस में बहुत ज़रूरी है। उसके सारे एग्जांपल्स आपने हमारे साथ शेयर किए, चाहे वो इलॉन हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे बाकी ब्रांड्स हो जो बड़े बड़े पैमाने पे आज हम देखते हैं। उसकी बहुत बड़े एग्जांपल आप भी हैं। आपने 5 बिजनेसेस बिल्ड कर लिए हैं और 100 तक टारगेट है। तो रास्ता लंबा है, लेकिन आई एम वेरी श्योर you'll be able to make it and leave a wonderful legacy behind. Thank you so much for joining us today. You've been an absolute inspiration. And जैसे आपने कहा कि आपकी जब बैटरी चार्ज होती है तभी आपको गर्म लोहे पे हथौड़ा मारना चाहिए। आई एम वेरी श्योर ये पॉडकास्ट देख के हमारे यूथ की भी बैटरी एकदम चार्ज हो जाएगी और वो बिल्कुल अटैक करने के लिए रेडी होंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो थैंक यू सो मच, वील सी यू वेरी सून अगेन। थैंक यू। आज हमने बात की विशाल यादव जी से, जहां हमने टच अपॉन किया कि कैसे आप लाइफ, बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी को हर कदम में अपनी लाइफ में साथ में रख के चल सकते हैं। ऐसे ही और लखनऊ के इंटरेस्टिंग लोगों की कहानियाँ जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए द लखनऊ स्टोरीज़ को।